हाथ में छाले पड़े थे, लेकिन बर्तन मांजती सरिता उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए रसोई में बर्तन धो रही थी। छालों के कारण कभी कोई बर्तन हाथ से छूट जाता तो सासू माँ की आवाज़ आती, अरे बर्तन इतनी जोर से क्यों बजा रही है? हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? बर्तनों की आवाज़ अच्छी नहीं होती। जैसे खुद मनुष्य है वैसे ही काम भी मनुष्य है इसके। सासू माँ की कड़वी बात सुनकर सरिता आंसू पीकर रह गई। उधर सासू माँ ने अपनी बेटी सुमन से कहा, सुमन बेटा, तेरा ये बादाम वाला दूध तो बिल्कुल ठंडा हो गया। ठहर, मैं दूसरा बनवाती हूँ। और बता, दामाद जी के लिए क्या बनवाऊँ? सासू माँ राजेश्वरी देवी हमेशा की तरह अपनी बेटी और दामाद की चापलूसी करने में लगी हुई थी। तभी जेठानी सुनीता हाथ में गंदे कपड़ों का ढेर लिए रसोई में जाकर बोली, मैं ये कपड़े बाथरूम में रख रही हूँ। ये सब रात को ही धोकर सोना है, बिना धोए मत सो जाना। तेरे जेठ जी को सुबह ही चाहिए। ये सुनकर सरिता ने अपने हाथ के छालों की तरफ देखा। बेचारी सरिता गरीब घर से आई थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर सुबह से शाम तक उस पर काम का बोझ डाल दिया जाता था, क्योंकि सब जानते थे कि वो गरीब बाप की इज्जत को खराब नहीं करेगी। उसकी जेठानी के साथ साथ उसकी नंद जो कि शादीशुदा थी और उसका पति घर जमाई था, वो भी हमेशा सरिता पर खूब रौब जमाती थी। बर्तन धोने के बाद सरिता रसोई से निकली तो ड्राइंग रूम में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई ननद सुमन ने उसे देखते ही गुरूर के साथ कहा, कहाँ जा रही हो? पहले एक कॉफ़ी बना दो। फिर तो बेचारी सरिता को उल्टे पैर रसोई में लौटना पड़ा। जब सरिता विदा होकर इस घर में आई थी तब सुमन ने शुरू में कह दिया था, सुन छोटी बहू, तुम नहीं हो तो इस घर के कानून याद रखना। इस घर में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं इस घर की इकलौती लाडली हूँ, समझी? मेरे साथ साथ मेरे पति का भी हर आदेश पूरा करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। नंद हूँ और इकलौती बेटी भी, तो अपनी औकात मत भूलना तुम। उस समय सरिता ने खामोशी से सिर झुका लिया, लेकिन जब उसका पति आकाश कमरे में आया तो सरिता ने उसके सामने कहा, आकाश, घर में इतने लोग हैं लेकिन फिर भी हर काम मुझे ही दिया जाता है। मैं भी तो थकती हूँ। लेकिन आकाश ने उसकी बात को समझने की जगह चिढ़कर मुंह फेर कर कहा, सरिता, दीदी और भाभी जो कहती हैं वैसा ही करो, मुझे बीच में मत घसीटो। यह सुनकर तो सरिता का दिल टूट गया, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई से बहुत उम्मीद थी। उसने सोचा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो कोई नहीं बोलेगा। बाथरूम में कपड़े धोते धोते उसके दिमाग में यही घूम रहा था। शादी के पहले से वह एक परीक्षा दे रही थी। उसका एग्ज़ाम अगले हफ्ते होने वाला था। सरिता जल्दी से सारा काम खत्म करके अपने कमरे में कोने में अपनी किताबें लेकर बैठ गई। उसकी थकी हुई आंखों में भी भविष्य के सपने थे, इसीलिए वह अपनी किताबों में ऐसी मगन हुई कि अंदर सुमन आई और उसे पता भी नहीं चला। सरिता को पढ़ते देखकर सुमन बोली, अरे वाह, मैं तो लाइट जलती देखकर आ गई। यहाँ तो महारानी कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही है। अरे शादी हो चुकी है, अब ये पढ़ाई लिखाई के ड्रामे बंद करो। सरिता हिम्मत जुटाकर डरते हुए बोली, दीदी बस एक हफ्ते में मेरी परीक्षा है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, प्लीज़ मुझे पढ़ लेने दीजिए। फिर तो सुमन दहाड़ते हुए ड्राइंग रूम में आ गई और सबको इकट्ठा कर लिया। राजेश्वरी देवी ने आते ही कहा, क्या हो रहा है यहाँ? तो सुमन ने चीख कर कहा, मम्मी भाभी, आओ ज़रा देखो इस महारानी के लक्षण। आपकी ये बहू हमारे सिर पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। रात का 1 बजने वाला है और ये किताबें पढ़ रही है। इससे पूछो कौन सी कलेक्टर बनने वाली है ये। फिर तो जेठानी सुनीता ने तीखे अंदाज में कहा, अरे वाह, हमने तो पढ़ाई छोड़कर चूल्हा चौका संभाल लिया था और ये मैडम बनने चली है। बेचारी सरिता किताबों को सीने से लगाए रो रही थी। फिर तो आकाश भी बाहर आकर सबका साथ देते हुए बोला, सरिता, तुम्हें कौन सी कमी है घर में? लेकिन राजेश्वरी देवी ने गुस्से से तिल मिलाकर सरिता के बाहों को बेदर्दी से मरोड़ दिया और कड़क आवाज़ में बोली, महारानी, शादी हो गई तो पढ़ने के नाटक यहाँ नहीं चलेंगे। पढ़ाई लिखाई का बुखार था तो अपने बाप के घर रहती, यहाँ आ गई तो घर के काम कर। ये करना ही तेरी पहली ड्यूटी है। बर्तन मांजते वक्त तो तुझसे बर्तन नहीं संभलते और किताबों को देखो कैसे सीने से चिपका कर खड़ी है। ऐसा कहकर राजेश्वरी देवी उससे किताबें छीनने लगी तो सरिता की पकड़ किताबों पर और मजबूत हो गई और वह गिड़गिड़ाने लगी। तो सरिता की पकड़ किताबों पर और मजबूत हो गई और वह गिड़गिड़ाने लगी।
मम्मी जी प्लीज़ मेरी किताबें मत छीनिए, ये तो मेरी बहुत बड़ी उम्मीद है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन राजेश्वरी देवी को उस पर एक पल के भी लिए भी दया नहीं आई और उन्होंने किताबें छीनकर ज़मीन पर फेंक दी। सरिता उनके पैर पकड़कर रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नंद जेठानी खड़ी हंसती रहीं। सरिता अपने नोट समेट रही थी, तभी राजेश्वरी देवी माचिस उठाकर लाई और सरिता को धक्का देकर किताबें जलाने लगी। सरिता बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने हर बार उसको धक्का दे दिया। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत जल रही थी। सरिता ने अपने पति के पैर पकड़कर बहुत मिन्नती की, मगर वह भी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोला। थोड़ी ही देर में किताबें जलकर राख हो गईं। तब राजेश्वरी देवी ने उंगली दिखाकर कहा, देख, अगर आगे से इस घर के खिलाफ कुछ भी किया ना, तो इन किताबों की तरह तुझे भी जला दूंगी। सब हंसते हुए चले गए और सरिता जमीन पर बैठी रोती रही। किताबों की जली हुई राख को देखकर सरिता अंदर ही अंदर टूट गई थी। कुछ देर बाद वह कमरे में गई और आकाश से रोते हुए बोली, आकाश, अगर मैं पढ़ना चाहती थी तो इसमें बुराई क्या थी? क्यों तुमने मेरा साथ नहीं दिया? कम से कम आज तो मेरा साथ दे देते। तो आकाश ने चेहरा घुमाकर कहा, सरिता, मैं अपने घर के खिलाफ नहीं जा सकता। हमारे घर का एक नियम है जिसको तुम्हें भी मानना पड़ेगा। वैसे भी हमारे घर में सब कुछ तो है, तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। कहकर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और सरिता वहीं घुटनों पर सिर रखकर सुबक सुबक कर रोने लगी। उसके कमरे में तभी एक आहट हुई, लेकिन सरिता तो सुध-बुध में नहीं थी। अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, तो सरिता ने डरते हुए पलट कर देखा। सामने अपने नंदोई रंजीत को देखकर वह पूरी तरह से चौंक गई। उसके कुछ बोलने से पहले ही रंजीत बोला, भाभी, मुझे बहुत बुरा लगा, आपके साथ ये नहीं होना चाहिए था। इतनी मेहनती हो, इतना सारा काम करती हो, फिर भी कोई आपकी कद्र ही नहीं करता। मैं तो समझता हूँ कि आकाश बहुत बेवकूफ़ है। अरे, आप मेरी पत्नी होती तो मैं आपको रानी बनाकर रखता। इतना कहते कहते रंजीत ने रोती हुई सरिता के गाल पर हाथ रख दिया। उसकी इस छुअन से सरिता ज्वालामुखी सी फट पड़ी। उसने झटके से उसका हाथ हटाया, लेकिन रंजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको इस तरह जलालत पार करते देखकर सरिता ने उसके गाल पर बिना एक पल बर्बाद किए जोरदार थप्पड़ मार दिया। रंजीत को इस थप्पड़ की तो उम्मीद ही नहीं थी। वह थप्पड़ से बुरी तरह तिलमिला गया। उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, दो कौड़ी की औरत, तेरी यही हिम्मत? उसने खिसियाकर अपने घर जमाई होने का फायदा उठाते हुए जोर जोर से सुमन को आवाज देना शुरू किया, तो सुमन भी तुरंत आ गई। रंजीत ने उसके आते ही कहा, सुमन, इसकी गंदी नज़र है मुझ पर। मैं तो बस थोड़ी हिम्मत देने आया था, ये तो मेरे करीब आने लगी। मैंने डांटा तो थप्पड़ मार दिया मुझे। फिर तो सुमन ने घर में शोर मचा दिया। पूरे घर को सिर पर उठाते हुए चिल्लाई, माँ, भाभी, जल्दी आओ, देखो इस औरत ने क्या किया मेरे पति के साथ। पल भर में राजेश्वरी देवी, सुनीता और आकाश दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। राजेश्वरी देवी ने बस हवास होकर पूछा, अरे क्या हुआ सुमन, तू बौखलाई हुई क्यों है? फिर तो तमतमाई हुई सुमन जहरीले शब्दों में बोली, माँ देखो, अपनी छोटी बहू का चरित्र मेरे पति पर गंदा इल्जाम लगा रही है। फिर सुमन ने रंजीत की कही हुई बात को सबके सामने दोहरा दिया, जिसे सुनते ही सासू माँ राजेश्वरी देवी का खून खौल उठा। सामने खड़ी सरिता ने सफाई देने की कोशिश भी की, मगर राजेश्वरी देवी ने बिना सुने सरिता के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारकर कहा, बेशरम, खुद की नज़र गलत है और इल्जाम मेरे दामाद पर लगा रही है। तूने क्या सोचा कि वो फिसल जाएंगे? अब तो सरिता मानो एक अपराधी की तरह खड़ी हुई थी, क्योंकि अब उसका पति आकाश भी उसको घूर रहा था। तो रोती हुई सरिता आकाश से बोली, आकाश, जीजा जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने ही मुझे पीछे से छूने की कोशिश की है और मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखता। तभी सुमन ने कहा, बकवास बंद करो, मेरा पति ऐसा नहीं है। फिर तो सरिता शेरनी की तरह दहाड़ पड़ी और रंजीत को देखकर बोली, सच बोलो जीजा जी, बताओ अपनी बीवी को आपने क्या किया? क्या आप मुझ पर डोरे डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे? यह सुनते ही सुमन हक्की बक्की होकर अपने पति को देखने लगी, लेकिन तभी जेठानी सुनीता बीच में कूद पड़ी। अरे वाह छोटी बहू, क्यों जीजा जी को दीदी की नज़र में गिरा रही है? अरे, इन जैसा चरित्रवान पति नहीं मिल सकता कहीं। मैं तो कहती हूँ कि तेरी ही नीयत में खोट होगा। सुनीता का उल्टा इल्जाम सुनकर तो सरिता आंखें फाड़कर देखती ही रह गई।
कि इस घर में क्या सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं है और यहाँ तो औरत ही दुश्मन ही बन गई। तभी सुमन ने कहा कि मम्मी, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, या फिर इसको घर से निकालो। तो आकाश ने माहौल को बिगड़ते देखकर सरिता की बाह कसकर पकड़ते हुए कहा, सरिता, बस अब और नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। चुपचाप अभी के अभी जीजा जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगो। सरिता रोते हुए बोली, आकाश, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। लेकिन तभी राजेश्वरी देवी तमतमाते हुए बोली, तो फिर यहाँ से चली जा। तेरे जैसी बहू मुझे नहीं चाहिए। मैं भी धूमधाम से अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। आकाश ने चिल्लाकर कहा, सरिता, मैंने कहा ना पैर छुओ और बात खत्म करो। सासू माँ के शब्द सुनकर तो सरिता मजबूर होकर उसने झुककर रंजीत के पैर छू लिए, मगर खुद टूट गई। सब लोग अपने कमरे में चले गए, मगर सरिता अपने कमरे में बिस्तर पर रोती रही। आज एक ही दिन में एक तरफ तो उसकी किताबें जलाई गईं और दूसरी तरफ उस पर गंदी नज़र भी डाली गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने को हो रहा था। अचानक उसका दिल एकदम से पत्थर का हो गया और उसने सोचा कि नहीं, अब बहुत जिल्लत सह ली, मगर अब और नहीं। तुम मेरी किताबें जला सकते हो, मगर मेरा ज्ञान नहीं, जो मेरे दिमाग में है। मैं इस घर को कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोते रोते रात गुजर गई और सुबह उठकर वह अपने दिल के टूटे टुकड़ों को फिर से समेटने में लग गई। 3 दिन बाद उसकी परीक्षा थी और उसने आकाश के आगे हाथ जोड़कर एक आखिरी कोशिश की। आकाश, मेरी किताबें तो जल गईं, लेकिन जितनी भी पढ़ाई की थी, मैं उसके आधार पर परीक्षा देना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, बस तुम एक बार मेरी मदद कर दो। आकाश ने घूरते हुए साफ लहजे में मना कर दिया। तुम पागल हो क्या सरिता? तुम्हें इस घर की शांति प्यारी नहीं है क्या? अरे, पता चल गया तो घर में फिर से बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। परीक्षा देकर क्या होगा जब तुम नौकरी ही नहीं कर सकती इस घर में? यह बात सुनकर तो सरिता का दिल बैठ गया, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह चुपचाप रसोई में जाकर काम तो करने लगी, मगर ध्यान परीक्षा में था। दोपहर में अचानक फ़ोन आया और उसे पता चला कि उसके पिता को अचानक हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिर तो सरिता तुरंत बेचैन हो गई और रोते हुए अपनी सास के पास जाकर बोली, मम्मी जी, मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो राजेश्वरी देवी ने आंख निकाल कर कहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। कल तेरी नंद सुमन की शादी की सालगिरह है, इतने सारे मेहमान आएंगे, इतना सारा काम होगा और तुझे घर जाने की पड़ी है। सरिता ने जेठानी सुनीता की तरफ उम्मीद से देखकर कहा, दीदी प्लीज़ आप संभाल लेना। लेकिन सुनीता ने तीखेपन से कहा, मम्मी जी देखिए तो अपनी छोटी बहू को, इसके सामने तो ये पहला मौका है और ये पीछा छुड़ा रही है। बेचारी सरिता रोती रही और किसी ने नहीं सुनी। बार बार फ़ोन करके पिताजी की तबीयत पूछती रही, लेकिन पिताजी को बिना देखे चैन ही नहीं था। आकाश से भी कहा तो आकाश ने कहा, अरे फ़ोन पर बात तो हो गई है ना तुम्हारी। देखो सरिता, मुझे बात बात पर घर में बवाल नहीं चाहिए। फिर तो सरिता के दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। इसका मतलब मैं किसी के लिए कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है इस घर में। सोचकर वो रोते हुए बिस्तर पर पड़ी छत को देखती रही। जब अगली सुबह हुई तो राजेश्वरी देवी चाय न मिलने पर चिल्लाने लगी। सरिता को आवाज़ दी, मगर वह कहीं थी ही नहीं। फिर तो सुनीता को उठाया, मगर पूरा घर छानने के बाद भी सरिता कहीं नहीं थी। उधर आकाश बार बार सरिता को फ़ोन लगा रहा था, मगर फ़ोन बंद था। फिर तो सुनीता ने इस बात का फ़ायदा उठाया और राजेश्वरी देवी से बोली, मम्मी जी, आपकी छोटी बहू की दाल यहाँ नहीं गल रही थी ना, इसीलिए देखो भाग गई घर से। बेकार की जिद और नीयत में खोट, ऐसी लड़की कहीं टिक सकती है क्या? फिर तो वहाँ जाकर रंजीत भी सुनीता के सुर में सुर मिलाने लगा। हाँ मम्मी जी, भाभी सही बोल रही हैं, उसका तीर निशाने पर नहीं लगा तो भाग गई। देखो, सोच रही थी कि मैं फिसल जाऊंगा। शुक्र है कल सुमन आ गई, वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या करती। जब मेरे साथ उसकी दाल नहीं गली तो देखो आज किसी और के साथ मुंह काला करके भाग गई। फिर तो सुमन ने भी मुंह तिरछा करके कहा, मम्मी ऐसी मनहूस बहू हमें तो नहीं चाहिए। अब अगर वापस भी आए ना तो दहलीज पर कदम भी मत रखने देना। अब तो भैया के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लो, जो कम से कम उनको सुखी तो रखे। सोच में पड़ी हुई राजेश्वरी देवी बोली, अरे उसके घर से कोई आ गया तो हम क्या जवाब देंगे? तो सुनीता तपाक से बोली, अरे मम्मी जी, उनकी बेटी भागी है ससुराल से, तो वो भला किस मुंह से यहाँ आकर कुछ पूछेंगे? हम 1 महीना इंतजार करेंगे बस, अगर नहीं आई तो हम भी अपने रास्ते चलेंगे।
ऐसी लड़की ढूंढेंगे देवर जी के लिए कि सब देखते रह जाएंगे। फिर तो यही हुआ कि 1 महीना बीतने के बाद भी सरिता वापस नहीं आई। आकाश जब भी उसके मायके जाने की बात करता तो राजेश्वरी देवी तुनक कर कहती, ऐसी कुलच्छीनी बीवी अब भी चाहिए क्या तुझे? उसका ख्याल छोड़ और आगे की सोच। फिर तो राजेश्वरी देवी और सुनीता आकाश के सामने हर रोज सरिता को चरित्रहीन साबित करती रहीं। आकाश ने कई बार फोन भी लगाया मगर फोन बंद था। उसके दिमाग पर सबकी बातें असर भी कर रही थीं। सो उसने एक दिन तंग आकर कहा, ठीक है, कीजिए जो करना है। आकाश परेशान तो था मगर अब उसने कहना बंद कर दिया था। 15 दिन बीतने के बाद आकाश का बड़ा भाई एक ऐसा रिश्ता लेकर आया जो कि बहुत पैसे वाले लोग थे। सच तो ये था कि इसमें आकाश के बड़े भाई का ही फायदा था, क्योंकि ये शादी करवाने के बदले उसे प्रमोशन मिल रहा था। लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसका बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार था। एक तरह से उसने आकाश का सौदा कर दिया था। लेकिन सुमन और राजेश्वरी देवी तो बहुत खुश थे कि इतना बड़ा रिश्ता मिल रहा है। आकाश की सगाई तय कर दी गई और सगाई का दिन भी आ गया। एक होटल में सारा इंतजाम किया गया और उस दिन अपनी आदत से मजबूर घर जमाई रंजीत होटल में घूमते हुए उस कमरे तक पहुंच गया जहां आकाश की होने वाली मंगेतर मौजूद थी। उसे कमरे में अकेले तैयार होते देखकर रंजीत की नीयत में खोट आ गया। इधर उधर देखकर वो उसके कमरे में गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप इतनी सुंदर हो तो देवदास के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? वो आपको कभी खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो तो खुद बीवी की याद में मगन रहता है। वैसे दूसरा तरीका है, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ, जब मन करे मुझसे मिल लेना, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी ऐसा ही पार्टनर मिला है जिससे मैं खुश नहीं हूँ। काश आपकी और मेरी जोड़ी बनती। इतना कहते हुए उसने ज्योति को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके गाल पर हाथ रख दिया। उसकी इस हरकत पर नेहा ने तुरंत उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उसे दिन में तारे नजर आ गए। वह तमतमाते हुए दांत पीस कर बोली, खबरदार मिस्टर, मुझे समझ क्या रहे हो तुम? बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है मेरे पास, मगर इतनी बड़ी हूँ कि अभी पुलिस को बुला सकती हूँ। और इतना कहते हुए उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके शोर मचाकर पूरे घर को इकट्ठा कर लिया। उसने चिल्लाकर पूरे परिवार को रंजीत की हरकत के बारे में बताया कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आई और जैसे ही पुलिस की टीम अंदर आई तो इंस्पेक्टर को देखकर सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई। आकाश तो फटी आंखों से उसको देखता ही रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सरिता ही थी। सरिता को देखते ही नेहा तिल मिलाते हुए बोली, मैडम यही है वह नीच आदमी, इन लोगों का घर जमाई। ये मेरे कमरे में घुस आया और मुझे गंदी बातें करके छूने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर तो सरिता ने मुस्कुराकर कहा, ये तो इस आदमी की पुरानी आदत है। फिर सरिता देवी ने राजेश्वरी को देखकर कहा, आज कौन झूठा है श्रीमती राजेश्वरी देवी? अब बताइए, आज कौन झूठ बोल रहा है? आपका लाडला घर जमाई आज फिर अपनी हरकत से बाज नहीं आया और निशाना फिर वही छोटी बहू। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सरिता ने रंजीत का कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा, इस बार तो नहीं छूटेगा ये जलील आदमी। अभी इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस बार तो इसे जेल की हवा मैं खुद खिलाऊंगी। औरतों के शरीर से खेलने का बहुत शौक है ना इसे। सरिता उसे घसीट कर ले जाने लगी तो सुमन बदहवास होकर चिल्लाई, अरे अपनी इस नकली वर्दी की अकड़ कहीं और दिखाना। ये भी झूठा इल्जाम लगा रही है। चल छोड़ मेरे पति को। फिर तो सरिता ने दांत पीसते हुए तुरंत अपना आई कार्ड दिखाकर कहा, नकली नहीं बल्कि अपनी मेहनत के बल पर हासिल की है ये वर्दी। ज़्यादा बोलेगी तो तुझे भी जेल में डाल दूंगी। तभी नेहा ने कहा, इस इल्ज़ाम का सबूत भी है मेरे पास। इतना कहते हुए नेहा ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, क्योंकि जिस समय रंजीत कमरे में आया था उस समय नेहा रील बना रही थी जिससे सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। सच सामने आते ही सुमन का दिमाग चकरा गया। रंजीत ने तुरंत कहा कि सुमन ये सब झूठ है। तो सुमन ने तेजी से रंजीत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इतना सब देखकर आकाश तो अपना माथा पकड़कर बैठ गया। रंजीत की सच्चाई सामने आई तो सरिता ने आकाश से कहा, ऐसे क्या बैठे हो आकाश, अब बताओ मैं झूठी थी या सच? अपनी माँ और बहन के कहने पर तुमने मुझे इस नीच इंसान के पैर छूने पर मजबूर किया था, मुझे चरित्रहीन साबित किया और तुम देखते रहे। लेकिन अब इसकी खैर नहीं, बल्कि इस पूरे घर को कोर्ट के चक्कर ना कटवाए तो मेरा नाम बदल देना तुम।
रंजीत को खींचकर सरिता पुलिस स्टेशन ले गई और नेहा ने भी राजेश्वरी देवी के परिवार पर केस दर्ज कर दिया कि उसे आकाश की पहली पत्नी के बारे में बताया ही नहीं गया। राकेश को 6 महीने रंजीत को 6 महीने की सजा हुई और पूरा परिवार कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हो गया। एक दिन सरिता को देखते ही आकाश कोर्ट के बाहर ही उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, सरिता, गलती की सजा तो पूरे परिवार को मिल ही रही है, लेकिन सच ये भी है कि तुम्हारे बिना मैं जीना ही भूल गया था। मैं तुम तक पहुंचना चाहता था मगर पहुंच नहीं पाया। सरिता ने उसे नफरत से देखकर कहा, जो दिल से किसी के पास पहुंचना चाहता है ना, तो वो पहुंच ही जाता है। काश तुम एक बार मेरे मायके आए होते, लेकिन तुम तो अपनी माँ और भाभी के झूठ को सच मानकर बैठ गए थे। काश तुमने अपनी पत्नी पर यकीन किया होता। तभी वहां खड़ी नेहा ने सरिता से कहा, सरिता, वैसे एक सच ये भी है कि आकाश शादी करना ही नहीं चाहते थे। इन्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बल्कि इनके साथ तो इनके भाई ने धोखा किया है। उन्होंने अपने भाई का सौदा किया है अपने प्रमोशन के बदले, जिसमें मेरे पिताजी भी जिम्मेदार हैं। मुझे तो बताया ही नहीं गया कि आकाश शादीशुदा है। यह सुनकर तो आकाश का खून खौल उठा और वह अपने भैया भाभी पर बरस पड़ा। इतना बड़ा धोखा किया आप लोगों ने मेरे साथ। मुझे भड़काकर मेरी नज़रों में मेरी पत्नी को गिरा दिया और मेरा सौदा कर दिया। ये सब देखकर तो राजेश्वरी देवी सकपका गई, लेकिन आकाश आंखें तरेर कर बोला, मम्मी, गलती तो आपकी भी है। आपने मुझे सरिता के घर कभी जाने ही नहीं दिया। आप सब ने मिलकर एक चरित्रवान औरत को एक चरित्रहीन साबित किया, जबकि घटिया आदमी तो आपका जमाई है। मैं घर की शांति के लिए चुप रहा, मगर अब आपको ही मुबारक हो ये खून के रिश्ते। फिर तो आकाश रोते रोते सरिता के कदमों में गिर गया। सरिता, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, मगर मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं एक पल भी सुकून की सांस नहीं ले सका। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आकाश को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर सरिता का दिल पिघल गया और कहने लगा, शायद आकाश मजबूर था सरिता, एक मौका दे देना चाहिए, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी आकाश तुझे कभी भूल नहीं पाया। कुछ गलतियों को माफ़ कर देना ही ठीक है। सरिता की आंखें भी भीग गई थीं और उसने रोते हुए आकाश का हाथ पकड़ा और उसके साथ चली गई। लेकिन अब दोनों अलग रह रहे थे। आकाश को भी गर्व था अपनी पत्नी पर, जिसने अपनी मेहनत के बल पर अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया था।